अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे मैदे के अद्वियात के हवाले से। वो मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं मैदे के मसाइल को ठीक करने के लिए। नॉर्मली इसको कहते हैं पीपीआईज़, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अभी इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो काम करते हैं इन तमाम अद्वियात का, वो क्या होता है कि वो एक पंप होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। उसको ये बंद करते हैं। जब बंद करते हैं फिर क्या होता है, फिर HCl नहीं बनता, एसिड नहीं बनता, तेज़ाब नहीं बनता हमारे मैदे के अंदर। जब वो तेज़ाब नहीं बनता तो फिर जो मैदे के मसाइल है लाइक अल्सर हो गया, तो वो फिर ठीक हो जाता है। और उसके अलावा भी कुछ और हमारे पास मसाइल है जिनमें हमें तेज़ाब बंद करना पड़ता है, तो उनके लिए भी हम ये तमाम अद्वियात यूज़ करते हैं। इन सब को पीपीआईज़ कहते हैं, लाइक ओमेप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, एसमेप्राज़ोल, रेबिप्राज़ोल, डेक्सलेंसोप्राज़ोल। और एक और डिफरेंट है, वो भी एसिड बंद करता है लेकिन वो पीपीआई नहीं है, उसको बोलते हैं पोटाशियम कंपैरेटिव एसिड ब्लॉकर। तो उसके लिए एक मेडिकेशन है, दैट इज़ वोनोप्राज़न। अभी ये ओमेप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, एस्मेप्राज़ोल, रेबिप्राज़ोल, डेक्सलेंसोप्राज़ोल, जब ये सारे के सारे पीपीआईज़ हैं और इन सब का काम क्या है, एसिड बंद करना। फिर हम क्यों डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तजवीज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट इसको इस्तेमाल करते हैं? इस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा। ओमेप्राज़ोल ये सबसे सस्ता है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए ये अक्सर को दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार्ट के मरीज़ होते हैं या फिर स्ट्रोक के मरीज़ होते हैं, जिनको स्ट्रोक, फालिज का या फिर हार्ट के मसाइल का ख़दशा हो सकता है, उनको क्लोपिडोग्रिल नामी मेडिसिन दिया जाता है। तो उसके साथ ये जो ओमेप्राज़ोल है ये लड़ता है। जब लड़ता है फिर क्या होता है, फिर इसका जो असर है क्लोपिडोग्रिल का ख़त्म हो जाता है। और जब वो ख़त्म होगा तो ज़ाहिर सी बात है जो हार्ट का मसला है या फिर जो स्ट्रोक का मसला है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर ओमेप्राज़ोल के बजाय पेंटोप्राज़ोल की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये भी वही काम कर रहा है, एसिड को बंद करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले में हमने बात की कि भाई उसमें क्या है, पैसे की बात होती है। लेकिन जब बात होती है हार्ट की और स्ट्रोक की तो फिर वहाँ पर पैसे को नहीं देखते, बल्कि ऐसे मेडिसिन इन सब में चुनते हैं जो फिर लड़ाई कम करते हैं दूसरे मेडिसिन के साथ। और उसके साथ हमारे पास है एस्मेप्राज़ोल और रेबिप्राज़ोल। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं अक्सर में इनका असर जो है वो तकरीबन बहुत समय ये जो है इकट्ठा देखा जाता है। मतलब ये कि बहुत समय इफ़ेक्टिव है, कुछ लोग हैं उनमें इफ़ेक्टिव नहीं है, कुछ में हैं। तो तकरीबन इनके जो असरात है वो बहुत समय तकरीबन इफ़ेक्टिव देखे गए हैं। तो बहुत से लोगों में ये HCl को कम करते हैं। लेकिन एक और हमारे पास है डेक्सलेंसोप्राज़ोल। ये वो वाली दवा है जो लंबे अरसे तक काम कर सकती है। तो इनमें क्या फ़र्क है, हमारे पास टाइम का फ़र्क है, पैसे का फ़र्क है, लड़ाई का फ़र्क है और मौसर होने का फ़र्क है। तो और उसके साथ साथ एक और भी मसला है कि भाई इन अद्वियात में जो बहुत एहतियात करना होता है कि लोग इसकी गलत इस्तेमाल करते हैं कि भाई काम नहीं कर रही दवा क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि वो लोग जो है इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मतलब जो टाइम है इस दवा के इस्तेमाल करने का उसका एहतियात नहीं करते हैं। जितने भी पीपीआईज़ है इनके लिए आपने क्या करना होता है, 30 मिनट कम अज़ कम, बेहतर है कि 1 घंटा पहले जो है आप इसको खाएं, ताकि जो एसिड का बनना है वो स्टॉप हो जाए और ये दवा अपना काम कर ले। ये आपने इस्तेमाल करना होता है 30 मिनट से 1 घंटा पहले। लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं भाई काम नहीं कर रहा होता ये। और दूसरा ये पॉइंट है कि भाई कुछ लोग जो होते हैं जिनको भाई इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता और वो कहते हैं कि भाई हमें लंबे अरसे तक एक ऐसी दवा इस्तेमाल करनी जो बॉडी के अंदर काम कर सके और उसका ये एहतियात भी ना करना पड़े। तो फिर उनके लिए डेक्सलेंसोप्राज़ोल है, जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने लाजमी खुराक का तयन करना है कि भाई आधे घंटे पहले ले लूँ, 1 घंटा पहले ले लूँ, खुराक के फ़ौरन बाद ले लूँ। तकरीबन आपको यहाँ पर क्या है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ भाई कि आपके मुताबिक जो मेडिसिन सूट करती हैं वो आपको दिया जाता है। ये देखा जाता है कि भाई आपके पास कोई डिज़ीज़ अगर है तो नहीं है, उसको देखना होता है। और अद्वियात का आपस में लड़ाई देखना होता है, और एज और कॉस्ट को भी देखना होता है कि भाई उम्र कौन सा चल रहा है और इसके साथ कौन सी अद्वियात जो है वो किस मरीज़ के लिए इजी है टू बाई और टू परचेस वगैरह वगैरह। अभी इन सब में से एक और भी हैं, पी-कैप, पोटाशियम कंपैरेटिव एसिड ब्लॉकर। तो ये भी एसिड को ब्लॉक करते हैं। ये एक नई दवा है और ये क्या कर रहा है कि भाई ये भी इस तरह से काम कर रहा है कि भाई एसिड को ब्लॉक कर रहा है। इसकी भी तकरीबन इंटरेक्शंस कम है काफ़ी। और अब आप अगर इन तमाम पीपीआईज़ को बग़ैर किसी प्रॉपर टाइम के इस्तेमाल करते हैं, लंबे अरसे तक इसको खींचते हैं, और आपको क्या हो सकता है, आपको विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कम होगा, कैल्शियम कम होगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कम होगा।
अब ये सारे कम हो गए तो फिर मसाइल फिर क्या होंगे इनसे? आप बहुत ज़्यादा थके रहोगे, आपके ब्लड के प्रॉब्लम होंगे, आपके नर्वस के प्रॉब्लम होंगे, सिस्टम के असाब के, और आपकी जो बड़ी हड्डियां हैं जो वेट को बर्दाश्त करती हैं उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों आप इसको लंबे अरसे तक खींच के खा रहे होते हो? अमूमन हमने सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना होता है, डोज़ लेना होता है, और लेकिन कुछ लोगों में 2 डोज़ हो सकती है दिन में। लेकिन अगर आप ख़ुद से डोजेज़ ले रहे हो तो अपने आप को तबाह कर रहे हो। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या तयन होना चाहिए कि भाई कितने टाइम तक हमने इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास मसाइल बहुत सारे हैं, तकरीबन सब में अगर देखा जाए तो हम इसको तकरीबन कोई 2 महीने तक खींच सकते हैं। इसके अलावा फ़र्दर आप नहीं इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर करोगे तो आपको ये मसाइल होंगे सारे, क्योंकि ये एसिड ब्लॉक कर रहे हैं। जब भी ब्लॉक करेगा तो फिर ये B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, मैग्नीशियम की भी नहीं होती, कैल्शियम की भी नहीं होती, और इंटेस्टाइन के जो इन्फेक्शन है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एसिड है ना, वो एसिड जो भी आपने खाया होता है उसके अंदर जो भी जरासीम उसको बंद ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अभी एसिड नहीं है, जरासीम जो है वो ज़िंदा रहेंगे, वो जाकर के आपके जो आंत है वहाँ पर आंतों में मसाइल इंक्रीज़ कर देंगे। तो भाई बहुत एहतियात करना पड़ता है जब भी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करना होता है। ऑलवेज़ आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, नर्सेस, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। हर कोई भी गाइड करने के लायक नहीं होता, तो आपने ढूंढना होता है, सर्च करना होता है कौन जितना इफेक्टिव आपको अंडरस्टैंड करा सकता है, तो उसके पास जाइएगा। हर एक एक्सपर्ट नहीं होता। Anyways, that's all. Thank you for watching Dr. UT lectures. Keep supporting us by sharing our lectures with your friends and families and loved ones. Thank you.